Yes, let's talk about takeover code. चलिए मजा आएगा बड़ा. यस यार, फोकस करते हैं यहाँ पे. लेट्स रिवाइज टेकओवर कोड, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट रेगुलेशन. वी हैव एनीवे स्टडीड, बहुत बार अच्छे से रिवाइज करके पढ़ा है. आई होप सब्सटेंशियल चीजें दिमाग में है, जो नहीं है उसको भी यहाँ पे फिट कर दिया जाएगा. लेट्स टॉक अबाउट टेकओवर कोड 2011. सबसे पहले इसके अंदर हम आए और हमने बात की डेफिनेशन. हमने मेजॉरिटी डेफिनेशन पढ़ ली है. कुछ डेफिनेशन जो न्यूमेरिकल रिलेटेड है उनको मैंने छोड़ रखा है, जैसे कि फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स, वॉल्यूम वेटेड एवरेज शेयर्स, उन सबको छोड़ के बाकी सारी डेफिनेशन हो चुकी है. अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं तो आती है हमारी डेफिनेशन ऑफ अक्वायरर. अक्वायरर refers to any person who directly or indirectly acquire or agrees to acquire, whether by himself or through PSC, with him shares, voting right or control over a target company. So acquirer means any person who directly or indirectly, who by himself or through PSC acquires shares, voting right or control directly or indirectly in a target कंपनी. वेरी इजी. अक्वायरर. अक्वायरर के साथ में हमारा डेफिनेशन आ जाता है ऑफ टारगेट कंपनी. टारगेट कंपनी के डेफिनेशन के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है. टारगेट कंपनी शुड बी अ लिस्टेड कंपनी. टारगेट कंपनी मींस अ कंपनी एंड इंक्लूड्स अ बॉडी कॉर्पोरेट or corporation established under central legislation or state legislation or a provincial legislation for the time being in force. मतलब it's a simple company which is listed on stock exchange. This company could be a normal company or a body corporate or corporation under central law, state law or any provincial law. Target company. कुछ भी खास नहीं पढ़ा हमने. अब आते हैं एक्विजिशन पे. एकदम फुद्दू डेफिनेशन है. व्हाट डू यू मीन बाय एक्विजिशन? एक्विजिशन मींस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अक्वायरिंग और अग्रीइंग टू एक्वायर शेयर्स, वोटिंग राइट और कंट्रोल. आप देखोगे कहीं पे भी तीन चीजें आती है, शेयर्स, वोटिंग राइट और कंट्रोल. ये हमेशा ध्यान रखना है. तो एक्विजिशन आल्सो मींस व्हाट? अक्वायरिंग शेयर्स, वोटिंग राइट और कंट्रोल. सो एक्विजिशन मींस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अक्वायरिंग और अग्रीइंग टू एक्वायर शेयर्स, वोटिंग राइट और कंट्रोल ओवर अ टारगेट कंपनी. फिर आता है कंट्रोल. कंट्रोल मींस व्हाट? कंट्रोल इंक्लूड्स द राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स. आपके पास किसी कंपनी का कंट्रोल है, कैसे पता चलेगा? आप उनके मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर पा रहे हो. तो कंट्रोल इंक्लूड्स राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स और या फिर राइट टू कंट्रोल द मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजंस. ठीक है सर, दो चीजें, तीन चीजें कह सकते हैं हम ऐसे. सबसे पहले यू हैव अ राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, राइट टू कंट्रोल मैनेजमेंट और राइट टू कंट्रोल पॉलिसी डिसीजंस. ये तीन राइट्स हैं. ये तीन राइट्स मिलते कैसे हैं? ये तीन राइट्स मिल सकते हैं इन चार में से किसी एक तरीके से. बाय वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग, आपने किसी एंटिटी की शेयर होल्डिंग अक्वायर की है, शेयर होल्डिंग अक्वायर करने के कारण आपको मिल रहा है. ठीक है. बाय वर्च्यू ऑफ मैनेजमेंट राइट्स, मैनेजमेंट राइट्स के कारण आपको मिल रहा है. बाय वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग आपने, जस्ट अ सेकंड, यस, मैनेजमेंट राइट, शेयर होल्डिंग, आपने मैनेजमेंट राइट एक्वायर किए या फिर शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट के माध्यम से या वोटिंग अग्रीमेंट के माध्यम से आपको क्या मिला है? किसी कंपनी का कंट्रोल मिला है. कंट्रोल मींस थ्री थिंग्स. यू हैव अ राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स. सेकंड थिंग, यू कंट्रोल द मैनेजमेंट और यू कंट्रोल द पॉलिसीज. ये राइट कैसे मिला? शेयर होल्डिंग खरीदने से, मैनेजमेंट राइट से, शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट से या वोटिंग अग्रीमेंट से. इन चारों में से किसी तरीके से मुझे तीनों में से कोई राइट मिला है तो मैं कहूंगा मुझे कंट्रोल मिल चुका है इन द टारगेट कंपनी. एंटरप्राइज वैल्यू. एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस डेट प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड प्रेफर्ड शेयर्स माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर. तो एंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है? इट इज नथिंग बट अ सम टोटल ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड डेट एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड प्रेफर्ड शेयर्स लेस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. बहुत इजी. ठीक है सर. इसके बाद में अगर आगे जाते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रेडेड शेयर्स हमें पेंडिंग रखना है. मैक्सिमम परमिसिबल non-public shareholding. It simply means that a maximum shares that a non-public can hold. Sir, मतलब you have to ensure that you keep aside the minimum public shareholding as per SCRA, Securities Contract Regulation Act. What are they saying? Maximum permissible non-public shareholding means such percentage or shareholding in the target company excluding the मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग रिक्वायर्ड अंडर SCRA. अगर मैं मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग SCRA का हटा दूं तो मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयरहोल्डिंग हो जाएगा. लॉजिकली आप सोचो और मुझे बताओ कि एक कंपनी में मैक्सिमम नॉन पब्लिक कितना होल्ड कर सकते हैं? 75. अगर आपको 75 समझ में आ रहा है तो ये डेफिनेशन इजीली समझ में आ जाएगी कि पब्लिक कितना होल्ड कर सकते हैं, कीपिंग असाइड द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग. फिर आ जाता है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर. इजी. एन इंडिविजुअल हु इज डिक्लेयर्ड fugitive economic offender under section number 12. तो fugitive economic offender, a person who has been declared as fugitive economic offender. ऐसी फुद्दू डेफिनेशन लोग पूछेंगे नहीं. आइडेंटिफाइड डेट. आइडेंटिफाइड डेट एक डेट होती है 10 days 10th वर्किंग डेज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ टेंडरिंग पीरियड. जिस दिन टेंडरिंग पीरियड आता है, याद आ रहा है टेंडरिंग पीरियड हमारा, अभी पूरा हम वो टाइमलाइन भी देखेंगे. टेंडरिंग पीरियड के 10 दिन पहले वाला जो पीरियड होता है, इस रिकॉर्ड डेट को हम कहते हैं आइडेंटिफाइड
डेट। उसके बाद में इमीडिएट रिलेटिव, अब याद रह जाएगा, इमीडिएट रिलेटिव मींस स्पाउस, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड चिल्ड्रन ऑफ स्पाउस। यहां पे इतनी सी बात बोली है। वेन इनसाइडर ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ब्रदर सिस्टर रिप्लेस हो जाते हैं सिबलिंग से, इजी वर्ड हो गया, और वो आगे फाइनेंशियली डिपेंडेंट वाली बात भी ऐड करते हैं, यहां पे नहीं करते हैं। फिर आता है ऑफर पीरियड। ऑफर पीरियड का मतलब हो गया फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू अग्रीमेंट, जिस दिन आपने अग्रीमेंट एंटर किया है और वहां से लेके जिस दिन आप पेमेंट कर देते हैं, इस पूरे टाइम पीरियड के बीच के टाइम पीरियड कहा जाता है ऑफर पीरियड। जिस दिन आपने अग्रीमेंट करके शेयर्स खरीदे, मेरे पास किसी कंपनी के एक भी शेयर नहीं थे, मैंने सीधे अग्रीमेंट करके 30% शेयर्स खरीद लिए, ट्रिगर हो गया। मैंने जिस दिन अग्रीमेंट किया टू परचेज शेयर, जिससे ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ, और वहां से लेके मैंने ओपन ऑफर देके 10 दिन में सबको पेमेंट भी कर दिया है, जो पेमेंट कर दिया है इस पूरे टेन्योर को कहा जाता है ऑफर पीरियड। फिर आता है हमारा टारगेट कंपनी, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। टेंडरिंग पीरियड, पीरियड इन विच शेयर होल्डर्स कैन टेंडर देयर शेयर्स। 10 दिन के लिए टेंडरिंग पीरियड होता है जिसमें शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेच सकते हैं अगर उनको बेचना है तो। ओपन ऑफर के अंदर अक्वायरर आता है और वो ओपन ऑफर देता है कि मैं 26% शेयर्स खरीदूंगा, और इस पीरियड में जो भी लोग आके उनके शेयर्स बेचते हैं उसे कहते हैं टेंडरिंग पीरियड। वॉल्यूम पीरियड, ये सब बाकी है। विलफुल डिफॉल्टर, एनी पर्सन हु इज कैटेगराइज्ड एज विलफुल डिफॉल्टर बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कंसोर्टियम। कोई भी एक व्यक्ति जिसको विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया है बैंक ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर कंसोर्टियम ने, इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस ऑफ विलफुल डिफॉल्टर इशूड बाय आरबीआई, एंड एनी पर्सन हु इज डायरेक्टर, प्रमोटर, पार्टनर इज कैटेगराइज्ड एज सच। एकदम प्रेम से अगर देखें तो बहुत सिंपल है। विलफुल डिफॉल्टर रिफर्स टू अ पर्सन हु इज बीन डिक्लेयर्ड एज विलफुल डिफॉल्टर बाय अ बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कंसोर्टियम। कंसोर्टियम मतलब ग्रुप ऑफ बैंक्स, इनमें से किसी ने भी अगर डिक्लेयर कर दिया किसी व्यक्ति को, बन जाएगा विलफुल डिफॉल्टर। अगर हम देखते हैं यहाँ पर इतना डेफिनेशन का लोड नहीं है जितना हमने भी इनसाइडर ट्रेडिंग पढ़ा था। इनसाइडर ट्रेडिंग की डेफिनेशन बहुत कुछ है, यहाँ की डेफिनेशन कंपैरेटिवली काफी आसान है। यहाँ पे हमें अक्वायरर, टारगेट कंपनी, रिलेटिव, ये सब भी समझता है, बहुत कंफर्टेबल में हैंडल कर पाते हैं। इसके बाद में चैप्टर एक्चुअली शुरू होता है। हाउ, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ भी नहीं, ध्यान दो। जब चार्जर कनेक्टेड है, आईपैड चार्ज हो रहा है, फिर इसका चार्जिंग परसेंटेज कम कैसे हो सकता है? क्या बोल रहे हो यार? ऑन करना पड़ता है क्या? थैंक यू, आपने मेरी आंखें खोल दी। चलो कोई बात नहीं ना यार, इसमें क्या है। चलो, टेक ओवर कोड के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ लिया डेफिनेशन। अब हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेबिलिटी या नॉन एप्लीकेबिलिटी। मुझे तो एप्लीकेबिलिटी क्या होगी? व्हेनेवर एनी अक्वायरर directly or indirectly acquires shares, voting right or control in the target company, as easy as that. तो ये हो गया applicability. Non applicability, this code does not apply on companies that are listed on without making a public issue. फिर ओपन ऑफर दो प्रकार के होंगे, मैंडेटरी ओपन ऑफर एंड वॉलंटरी ओपन ऑफर। मैंडेटरी ओपन ऑफर के अंदर दो ट्रिगर पॉइंट है। पहला ट्रिगर पॉइंट, सब लोग गीत गाना शुरू कर दो। Whenever any acquirer along with PSE acquires such number of share that the holding touches 5% of the target company, then the acquirer will have to first give an open offer to at least 26% of the share capital. एकदम सिंपल। तो जब भी एक व्यक्ति इतने शेयर एक्वायर कर लेता है कि उसकी टारगेट कंपनी में होल्डिंग 25 टच हो जाएगी, he'll have to first make an मैंडेटरी ओपन ऑफर फॉर एटलीस्ट 26% ऑफ शेयर कैपिटल। एकदम इजी। मैंडेटरी ओपन ऑफर का ट्रिगर पॉइंट नंबर 2, व्हेनेवर एनी अक्वायरर हु अलोंग विद पीएससी इज ऑलरेडी होल्डिंग 25% or more shares and acquires more than 5% shares in one financial year, he'll have to first give a mandatory open offer for at least 26%. Life is very easy, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। तो ये हो गया हमारा ट्रिगर पॉइंट नंबर 1। ट्रिगर पॉइंट नंबर 2, ट्रिगर पॉइंट नंबर 2 को ही दूसरे तरीके से बोल सकते हैं क्रीपिंग एक्विजिशन। देखो, ये है सिंगल तरीके से बोलना और ये घुमा के बोलना, बात तो सेम ही है, कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो। तो हम या तो ऐसे कह सकते हैं, एनी एक्वायर अलोंग विद पीएससी हु इज ऑलरेडी होल्डिंग 25% और मोर शेयर्स acquires more than 5% shares in a financial year, they'll have to give a mandatory open offer. या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं जिसका नाम होगा क्रीपिंग एक्विजिशन, whenever any acquirer along with PSC who are already holding 25% or more shares in the company acquires up to 5% shares in a financial year, they are not required to give any open offer. बात तो एक ही है ना, मोर देन 5 में ओपन ऑफर देना पड़ेगा, अप टू 5 में ओपन ऑफर नहीं देना पड़ेगा। दैट इज टर्म्ड एज क्रीपिंग एक्विजिशन। फिर आता है वॉलंटरी ओपन ऑफर। चलो थोड़ा सा आपको यहां ले चलते हैं। यस, वॉलंटरी ओपन ऑफर क्या होता है? वॉलंटरी ओपन ऑफर, वॉलंटरी ओपन ऑफर का मतलब हुआ कि आपके ऊपर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं आया ओपन ऑफर का, आपने ट्रिगर पॉइंट नहीं टच किया है, फिर भी आप खुद से अपनी स्वेच्छा से जाके ओपन ऑफर देना चाहते हैं। दैट इज वॉलंटरी ओपन ऑफर। उसके कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन,
योर एलिजिबिलिटी, यू शुड बी होल्डिंग 25% और मोर शेयर्स। अगर आप किसी कंपनी के 25% या उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड करते हैं तभी आप उसके अंदर वॉलंटरी ओपन ऑफर दे सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप ट्रिगर पॉइंट नंबर 1 को ऑलरेडी टच किए हैं, ओपन ऑफर दिए एक बार। कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली वॉलंटरी ओपन ऑफर नहीं दे सकता, पहले उसने ट्रिगर पॉइंट नंबर 1 का ओपन ऑफर दिया है कहीं ना कहीं, तभी तो आप 25% एक्सीड में पहुंचे हो। तो एनी पर्सन इज होल्डिंग 25% और मोर शेयर्स कैन गिव एन वॉलंटरी ओपन ऑफर। वॉलंटरी ओपन ऑफर विल बी फॉर एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, कम से कम 10% का होना चाहिए। ये दो कंडीशन। तीसरा आता है वॉलंटरी ओपन ऑफर आप जब दे रहे हैं उसके लास्ट 52 वीक्स के अंदर आपने मार्केट से इस कंपनी के कोई भी शेयर एक्वायर नहीं किए। सेकंड, जब वॉलंटरी ओपन ऑफर चलेगा उस दौरान भी मार्केट से आप कोई शेयर एक्वायर नहीं करेंगे। जब वॉलंटरी ओपन ऑफर कंप्लीट भी हो जाएगा उसके 6 मंथ्स तक भी आप मार्केट से कोई शेयर एक्वायर करेंगे नहीं, एक्सेप्ट फॉर अनदर वॉलंटरी ओपन ऑफर और अ कंपीटिंग ओपन ऑफर। क्या बात है, जबरदस्त। इसके बाद में सिंपल कि जो भी अक्वायरर है वो विलफुल डिफॉल्टर भी नहीं है और वो फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर भी नहीं है। ये हो जाता है वॉलंटरी ओपन ऑफर के बारे में सब कुछ। अगर मैं इसके बारे में आता हूं वापस बेसिक्स पे, यहाँ पे डेफिनेशन आ गई, एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी क्लियर है, ओपन ऑफर दो टाइप के आते हैं क्लियर है, दोनों ट्रिगर पॉइंट क्लियर है, वॉलंटरी ओपन ऑफर क्लियर है। फिर आ जाता है डायरेक्ट एक्विजिशन, इनडायरेक्ट एक्विजिशन और डीम्ड डायरेक्ट एक्विजिशन। अगर मैं बात करता हूं डायरेक्ट एक्विजिशन की तो इट इज सिंपली ए लिमिटेड हैज अक्वायर्ड शेयर्स इन बी लिमिटेड टचिंग 25%, ओपन ऑफर देना पड़ेगा, एकदम सिंपली। उसके बाद में आ जाता है हमारा इनडायरेक्ट एक्विजिशन। इनडायरेक्ट एक्विजिशन की अगर मैं बात करता हूं तो ए लिमिटेड acquiring shares in B Limited by which they are getting control of C Limited. A Limited acquiring shares of B Limited by which they are getting control of C Limited. This is indirect acquisition, and we've got one of the best examples of the country when Adani acquired RRPR. They have acquired shares of RRPR. They have not acquired shares of NDTV, but by acquiring shares of RRPR, they got control of NDTV. They were required to give an open offer to shareholders of NDTV. उनको एनडीटीवी के शेयरहोल्डर्स को ओपन ऑफर देना पड़ गया। क्यों? बिकॉज दैट वाज एन इनडायरेक्ट एक्विजिशन। सो व्हेन यू अक्वायर शेयर्स ऑफ सम अदर कंपनी बाय विच यू गेट कंट्रोल ऑफ द टारगेट कंपनी, यू आर स्टिल रिक्वायर्ड टू गिव एन ओपन ऑफर। फिर आता है आपका एक डीम्ड डायरेक्ट एक्विजिशन। डीम्ड डायरेक्ट एक्विजिशन का बस कुछ कंडीशंस है, अगर ये कंडीशंस कंप्लाई कर लेता है आपका एक्विजिशन तो उसको हम डीम्ड डायरेक्ट एक्विजिशन बोलते हैं। डीम्ड डायरेक्ट एक्विजिशन ये रहा, बस। चलो, डीम्ड डायरेक्ट एक्विजिशन, अगर कभी भी सुनना अच्छे से, अगर कभी भी proportionate NAV of the target company as a percentage of consolidated NAV of the entity of business being acquired exceeds 80%, अगर कभी ऐसा हुआ है कि आपने टारगेट कंपनी को अक्वायर किया है और उसका प्रोपोर्शनेट NAV एज कंपेयर्ड टू द टोटल एंटिटी इज एक्सीडिंग 80%। दूसरा, अगर सेल्स टर्नओवर ऑफ द टारगेट कंपनी as a percentage of the consolidated turnover of the entity is also exceeding 80%, and last, proportionate market cap of the target company as a percentage of enterprise value of the entity of business being acquired exceeds 80%। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, अच्छे समझते हैं। डीम्ड डायरेक्ट एक्विजिशन कौन सा रहेगा? डीम्ड डायरेक्ट एक्विजिशन के अंदर ऐसा हो रहा है कि आपने किसी कंपनी को अक्वायर किया है और वो कंपनी इतना कंट्रीब्यूट कर रही है आपके अंदर कि 80% टोटल वही अकेली कंट्रीब्यूट कर रही है, तो इस केस में हम उसको एक नया टर्म देते हैं, डीम्ड डायरेक्ट एक्विजिशन। उसके लिए जो प्रोविजंस हैं वो हमें नहीं पढ़ने हैं, हमें सिर्फ बताया गया उन्होंने डीम्ड डायरेक्ट एक्विजिशन क्या होता है। तो कभी भी आप किसी कंपनी को अक्वायर कर रहे हो और वो जो टारगेट कंपनी है उसका 3 ग्राउंड है, एनएवी देखेंगे हम, असेट कितना है, सेल्स कितना है, मार्केट कैप कितना है। अगर उसका एनएवी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू 80% ऑफ टोटल एनएवी ऑफ द कंबाइंड एंटिटी, हम टारगेट कंपनी के साथ में मिल रहे हैं लेकिन उसका एनएवी जो है दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू 80% ऑफ द टोटल एनएवी ऑफ द एंटिटी, थम्स अप। या फिर उनका जो टर्नओवर है दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू 80% ऑफ द टोटल टर्नओवर ऑफ द एंटिटी, या फिर लास्ट में आ जाता है उनका जो मार्केट कैप है इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू 80% टोटल मार्केट कैप, वहां पे कह देते हैं मार्केट कैप की जगह एंटरप्राइज वैल्यू। सो उनका मार्केट कैप इज कंट्रीब्यूटिंग टू 80% ऑफ द टोटल एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ द एंटिटी, तो ये हो जाएगा डीम्ड डायरेक्ट एक्विजिशन। डीम्ड डायरेक्ट एक्विजिशन थोड़ा सा आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि दिल में नहीं उतर रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि ये चीज आपके प्रोविजंस है ही नहीं, आपको सिर्फ डेफिनेशन दे दी व्हाट इज डीम्ड डायरेक्ट एक्विजिशन। जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग में उन्होंने सिर्फ इन्फॉर्मेंट की डेफिनेशन दे दी, इन्फॉर्मेंट स्कीम ही नहीं दी। वो इतना छोटा सा था कि मैंने आपको समरी में बता दिया तो अब आपको इन्फॉर्मेंट समझ में आ रहा है कि हाँ बस खबर देता है। तो वैसा ही एक है डीम्ड डायरेक्ट एक्विजिशन, बट इतनी बड़ी दुनिया है कि ये आपको समझाया नहीं जा सकता आगे के प्रोविजन। आपके सिलेबस में बस है डीम्ड डायरेक्ट एक्विजिशन क्या होता है। आई विल रिपीट अगेन, डायरेक्ट एक्विजिशन
Indirect acquisition, deemed direct acquisition. Direct acquisition, if a company acquires shares of some company in which they touch 25% and they're acquiring control, they have to give an open offer. Direct acquisition, if a company acquires shares in some other company owing to which they get control of the target company, then this is indirect acquisition. So acquirer acquiring shares directly of target company, direct acquisition. Acquirer acquiring shares of some other company and getting control of the target company, indirect acquisition. What is deemed direct acquisition? When an acquirer is acquiring a company and one of these three conditions is satisfied, that the NAV of the target company is contributing to 80% of the NAV of the combined entity, or the sales turnover of the target company is contributing to 80% of the sales turnover of the combined entity, or last, the market cap of the target company is contributing to the total enterprise value of the market cap of the target company is contributing to the 80% of the enterprise value of the combined entity. इन तीनों में से एक भी केस अगर satisfy हो जाएगा तो that will be termed as deemed direct acquisition. चलो, यहां तक हम लोग जैसे जैसे पहुंचते हैं, इसके बाद के चैप्टर की बात अगर हम करते हैं तो हमें सिर्फ एक चीज अच्छे से देखनी है, प्रोसेस एट अ ग्लांस. इसके बाद में आता है ऑफर साइज. ऑफर साइज इज वेरी इजी. अगर आप मैंडेटरी ओपन ऑफर दे रहे हैं तो ऑफर साइज हैज टू बी 26% एंड वॉलंटरी ओपन ऑफर दे रहे हैं तो 10%. लाइफ इज इजी. उसके बाद में डिस्क्लोजर, वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी इजी. डिस्क्लोजर्स वीव रेड अंडर 29(1), 29(2). thereafter we've read 31(1), 31(2) and 31(4). 29(1), 29(2) की बात करते हैं. मैंने बताया कि एग्जाम में बहुत अच्छे से शिद्दत से पूछा जाता है 29(1) and 29(2). whenever any acquirer along with PSC acquires 5% shares in the target company, acquirer will have to make a disclosure to the target company and stock exchange within 2 working days from the date of intimation. जिस दिन उनको पता चला कि रजिस्ट्रेशन हो गया उसके 2 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना है. This is 29(1). 29(2), whenever any acquirer along with PSC who are already holding 5% or more shares and they acquire, their shareholding changes by more than 2%, then they have to again give intimation to stock exchange and target company within 2 days. यहां पे आप कहां गलती करोगे? आप वहां पे any acquirer or PSC who's already holding 5% or more shares acquires 2% लिख सकते हो, नहीं लिखना है. या फिर change in shareholding of 2%, ये भी गलत है. Change in shareholding of more than 2% exceeds 2% लिखना है. तो changing shareholding पे ध्यान रखना है और 2% से ज्यादा पे ध्यान रखना है. ये रखा तो it is very easy. That is 29(1), 29(2). I'll repeat it entirely again. Any acquirer along with PSC, if acquires 5% shares in the company, they have to make a disclosure to stock exchange and target company within 2 days. Done. Second thing, when any acquirer or PSC who are already holding 5% or more shares changes their shareholding by more than 2% since the last disclosure, they have to again inform stock exchange and target company within 2 days. Are you all with me? Since the last disclosure का लॉजिक समझ रहा है सबको? क्योंकि मान लो मैंने अभी 7% शेयर्स अक्वायर करके रखे हैं, अभी डिस्क्लोजर दिया था, अब मैंने 1% अक्वायर किया, डिस्क्लोजर नहीं देना है. 1% अक्वायर किया, डिस्क्लोजर नहीं देना है. अनदर 1% अक्वायर किया, अब डिस्क्लोजर देना है, बिकॉज लास्ट डिस्क्लोजर दिए 2% से ज्यादा चेंज हो रहा है. तो लास्ट डिस्क्लोजर से 2% ज्यादा चेंज होगा तब आपको इन्फॉर्म करना है. लाइफ इज इजी. उसके बाद में इजी डिस्क्लोजर आते हैं 31(1), 31(2) एंड 31(4) के. अगर कभी भी प्रमोटर अक्वायरर ये कंपनी के शेयर्स के ऊपर क्या कर रहे हैं, एनकम्बरेंस क्रिएट कर रहे हैं या एनकम्बरेंस को इन्वोक कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, दोनों केसेस में उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है किसे? सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज को विदिन 7 days. लाइफ इज इजी. और उसके बाद में कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर आता है कि एवरी ईयर एंड पे विदिन 7 days फ्रॉम द ईयर एंड यू हैव टू इन्फॉर्म टू स्टॉक एक्सचेंज दैट दिस इज द चेंज इन दिस ईयर वी हैव क्रिएटेड इनकम्बरेंस और नॉट क्रिएटेड इनकम्बरेंस इन द एंटायर ईयर. तो ईयर एंड पे हमें बताना है कोई इनकम्बरेंस क्रिएट वगैरह हुआ है क्या एट द एंड ऑफ द ईयर. दैट इज ऑल अबाउट डिस्क्लोजर. उसके बाद में आ जाता है हमारा प्रोसेस एट अ ग्लांस एंड एग्जाम्पशन. चलो जबरदस्त तरीके से प्रोसेस एट अ ग्लांस पे लास्ट में आएंगे क्योंकि वो पूरा कंठस्थ करके छोड़ेंगे. उसके पहले ऐसे ही आ जाते हैं एग्जाम्पशन पे. देखते हैं आपको एग्जाम्पशन कितने ध्यान है. पेज फ्लिप नहीं करेंगे. एग्जाम्पशन के अंदर मैंने आपके लिए स्ट्रेटास क्रिएट करवाए थे 4, याद रखने में इजी हो जाएगा. सबसे पहले आए थे आपके इंटर से, ठीक है. उसके बाद में आए थे कुछ स्पेसिफिक एक्ट्स वाले इंटरमीडिएट्स, फिर आए थे कुछ एक्ट्स के अंदर और फिर आते हैं अदर्स. चलो इंटर से किस किस के अंदर एग्जाम्प्ट है, देखो आपको कितना याद आ रहा है. इमीडिएट रिलेटिव, प्रमोटर्स फॉर 3 years, ग्रुप कंपनीज, पीएससी फॉर 3 years, ठीक है. शेयर होल्डर्स, सर कुछ तो बोला बाकी आप बोलो, ठीक है. इजीली आप लोग ये फिगर आउट कर पा रहे हो कि प्रमोटर इंटर से करते हैं फॉर 3 years, डन है. ग्रुप कंपनीज कर रही है, डन है. पीएससी फॉर 3 years कर रहे हैं, डन है. काफी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं आता हूं इंटरमीडिएट्स पे. कौन कौन से इंटरमीडिएट्स भी अगर आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर एग्जाम्प्ट है.
स्टॉक ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर एज एन normally and merchant enter as an stabilizing agent, underwriter, market maker, schedule commercial bank as an escrow agent, schedule commercial bank और public financial institution as pledgee. ठीक है, सही है, जबरदस्त. इसके बाद में कौन कौन से एक्ट में भी आपने एक्विजिशन किया तो एग्जाम्प्ट है? सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, सारफेसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, डीलिस्टिंग रेगुलेशन. अरे जबरदस्त, ठीक है. सेक्शन 47, बहुत बढ़िया. क्या है पता नहीं सर, हम फेंक के मारेंगे. अरे एग्जाम में वाइवा थोड़ी ना पूछ थोड़ा सकता, पेपर निकल के क्या लिखना है, एज पर सेक्शन 47 ऑफ कंपनीज एक्ट. बहुत बढ़िया. इसके बाद में अदर, नहीं नहीं नहीं, अच्छी बात है, अच्छी आदत है. उसके बाद में अदर्स में आते हैं. कोर्ट ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर किया है, वो हो गया. फोर फीचर, बाय बैक, राइट इश्यू में अप टू द एंटाइटलमेंट, एक्सीडिंग द एंटाइटलमेंट. अरे जरूरत ज्यादा पॉइंट्स हो चुके हैं. आर वी अंडरस्टैंडिंग? अरे जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त. एक बार जाते हैं हम लोग साथ में और देख कर तो आते हैं कि एग्जाम्शन में और कुछ लिखा है क्या. द करेक्ट वे ऑफ स्टडिंग व्हेन यू आर स्टडिंग अलोन ऑल्सो. खुद से पहले बोलो, फिर जाके आप चेक करो. आप सीधा रीड करते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको याद है कि नहीं याद है. चलो एक बार मैं ट्रैक्टर चला देता हूं पूरा. चलो चलो आ जाओ. एग्जाम्शंस. एग्जाम्शन में दो प्रकार के एग्जाम्शन हो सकते हैं. एक होता है ऑटोमेटिक एग्जाम्शन, एक होता है एग्जाम्शन बाय सेबी. पहले हम बात करते हैं ऑटोमेटिक एग्जाम्शन के अंदर. ऑटोमेटिक एग्जाम्शन के अंदर अगर कभी भी आपका, रुक जाओ, इंक टू शेप हटाया, ड्राइंग मोड में टच हटा दिया, अब मस्ती से. यस. और ऑटोमेटिक एग्जाम्शन में सबसे पहले आते हैं इंटर से इमीडिएट रिलेटिव्स. अगर रिलेटिव्स आपस में करते हैं ट्रांजैक्शन तो भी वो एग्जाम्प्ट है. दूसरा देता है पर्सन नेम्ड एज प्रमोटर फॉर एटलीस्ट 3 years इन दी ऑफर डॉक्यूमेंट. जो आपके ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं पीरियोडिकली, शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर भी फाइल होते हैं, इन सब के अंदर आपका नाम आता है. एवरी क्वार्टर में आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न फाइल होता है. 3 साल से अगर प्रमोटर की तरह आपका नाम आ रहा है तो देन प्रमोटर इंटर से जो ट्रांसफर करेंगे वो भी हो जाएगा एग्जाम्प्ट. तो इमीडिएट रिलेटिव प्रमोटर. देयर आफ्टर ग्रुप कंपनीज एग्जाम्प्ट है. PSC for 3 years एग्जाम्प्ट है. शेयर होल्डर ऑफ टारगेट कंपनी हु हैव बीन PSC फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 years वो भी एग्जाम्प्ट है. तो PSC फॉर 3 years भी एग्जाम्प्ट हो गए और शेयर होल्डर्स हु हैव बीन PSC फॉर 3 years वो भी एग्जाम्प्ट हो गए. तो 5 पॉइंट इजी हो गया. इंटर से मतलब रिलेटिव, प्रमोटर फॉर 3 year, PSC फॉर 3 year, शेयर होल्डर्स हुआ PSC फॉर 3 year एंड ग्रुप कंपनीज. ठीक है सर, इजी है. इंटरमीडिएट्स, अंडरराइटर एग्जाम, स्टॉक ब्रोकर एग्जाम, मर्चेंट बैंकर एग्जाम, मर्चेंट बैंकर एज स्टेबलाइजिंग एजेंट एग्जाम, रजिस्टर्ड मार्केट मेकर एग्जाम, शेड्यूल कमर्शियल बैंक एज एन एस्क्रो एजेंट एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक एज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज अ प्लेजी एग्जाम. ये सारे याद रख लिए थे आपने. सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, पर्सन टू अ कोर्ट एंड ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल. ठीक है. उसके बाद में ये स्किप करके IBC पे आता हूं. उसके बाद में सारफेसी, डीलिस्टिंग रेगुलेशन, मस्ती से एग्जाम. एक पॉइंट जो आप याद नहीं रख पाए थे वो था एक्विजिशन बाय वे ऑफ ट्रांसमिशन, सक्सेशन, इनहेरिटेंस. ये भी तो इजी है. किसी व्यक्ति की डेथ हुई, उसके बच्चे को शेयर्स मिले, इसके ऊपर भी अगर इसका कंट्रोल आता है मोर देन 5% तो इसके ऊपर ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन नहीं आएगी. तो ट्रांसमिशन, सक्सेशन, इनहेरिटेंस. सेक्शन 47 ऑफ कंपनीज एक्ट, बहुत ही सुंदर. डेट रीस्ट्रक्चरिंग बाय RBI, इंक्रीज इन वोटिंग राइट बिकॉज ऑफ फोरफीचर आपने बताया था, इंक्रीज इन वोटिंग राइट बिकॉज ऑफ कन्वर्जन नहीं बताया आपने. वोटिंग राइट के कारण हो रहा है, ठीक है, कन्वर्जन के कारण भी चलेगा. उसके बाद में एक्विजिशन बिकॉज ऑफ प्रेफरेंशियल इशू मिस कर दिया आपने. प्रेफरेंशियल इशू में भी अगर किसी को शेयर्स मिल रहे हैं ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन नहीं आता है. और उसके बाद में बायबैक, बायबैक आपने बोल दिया था, बायबैक के कारण भी अगर वोटिंग चेंज हो रही है तो भी ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन नहीं आएगा. उसके बाद में राइट इशू अप टू इज एंटाइटलमेंट एंड राइट इशू बियॉन्ड इज एंटाइटलमेंट और बायबैक. बहुत मस्ती से अगर आप और 2-3 पॉइंट अपने मेंटली लिस्ट में ऐड कर रहे हो, प्रेफरेंशियल इशू ऐड कर दो, कन्वर्जन ऐड कर दो, बहुत ईजी है. ट्रांसमिशन, इनहेरिटेंस ऐड कर दो, बहुत ईजी है. खैर इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट एग्जाम में 2-3 तो लीक हो जाते हैं, तो सिंपल तरीके से ज्यादा ध्यान रखेंगे तो इट विल ऑलवेज बी बेटर. फिर आता है एग्जाम्शन बाय सेबी. ये इनका कहना है कि कभी भी यार कोई एग्जाम्शन लेना चाहते हैं तो आप एक स्वॉर्न एफिडेविट लिख के सेबी को देते हैं कि वी वांट टू क्लेम एग्जाम्शन. सेबी चाहे तो आपके ऊपर कोई भी एडिशनल कंडीशन वहां पे एक्सरसाइज कर सकती है. इसके साथ में जब भी आप एप्लीकेशन देते हैं फॉर एग्जाम्शन, उसके साथ में आपको एक नॉन रिफंडेबल फीस देनी होती है ऑफ 5 लाख रुपीज. जबरदस्त. एंड सर बस 5 लाख ही? हाँ बस ठीक है. सर बड़े होके क्या बनना चाहते हो? सेबी. चलो इधर आते हैं यहाँ पे. चलिए हम लोग बात कर रहे हैं द लास्ट टॉपिक फॉर द डे एंड दैट इज प्रोसेस ऑफ टेक ओवर रेगुलेशन एट अ ग्लांस. अगर आपको ये याद है तो टेक ओवर कोड आपको इजी लगेगा, बिकॉज बाकी सब तो एग्जाम के टॉपिक है यार. सही अंडरस्टैंडिंग तो यही मिल रही है ना कि एक्चुअली होता क्या है. कल को एज अ CS आप ऐसा कोई याद करके नहीं हो करोगे, लेकिन हाँ ये स्टेप्स बहुत काम आएंगे कि इस प्रकार से एक्चुअल टेक ओवर किया जाता है. 100% फोकस यहाँ पे चाहिए मुझको. चलो ड्राइंग मोड, ड्रॉ विद टच, ये गायब कर दो, ये भी गायब कर दो, ये भी गायब कर दो, ये भी गायब कर दो. ठीक है सर. अब ड्राइंग मोड, ड्रॉ विद टच रखो अभी.
पूरा फोकस स्क्रीन के ऊपर। चलो सबसे पहले हम देख के रीड करते हैं, फिर हम बिना देखे बोलने की कोशिश करते हैं। चलो सबसे पहले वी हैव टू अपॉइंट मर्चेंट बैंकर, क्योंकि हमसे कुछ होता नहीं है और हम मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करेंगे तो वो सारा काम संभाल लेगा, ठीक है सर। उसके बाद में वी हैव टू गिव अ पब्लिक अनाउंसमेंट एज सून एज वी ट्रिगर द रिक्वायरमेंट। ट्रिगर जैसे हुआ इमीडिएटली एक पब्लिक अनाउंसमेंट देना है सेम डे पे। उसके 5 दिन के अंदर हमको देना है एक डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट। उसके 2 दिन के पहले अपन को एस्क्रो अकाउंट ओपन कर लेना है, इतना सा बोलते हैं। डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट के 5 दिन के अंदर हमें ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर सेबी को दे देना है। सेबी ने जैसी ऑब्जर्वेशन दे दी, वहां से 12 डेज के अंदर टेंडरिंग पीरियड चालू होगा। उसके 7 डेज के अंदर हमें लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच कर देना टू द शेयर होल्डर्स। टेंडरिंग पीरियड चालू होने वाला है। टेंडरिंग पीरियड चालू होने के 1 दिन पहले और 2 दिन पहले कुछ हो जाना चाहिए। 1 दिन पहले हमें अगर अपवर्ड रिविजन करना है ऑफर प्राइस का तो हम कर सकते हैं, और 2 दिन पहले तक रिकमेंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पब्लिश हो जाने चाहिए। और बस ठीक है, टेंडरिंग पीरियड चलेगा पीरियड ऑफ 10 डेज। उसके बाद में जब भी टेंडरिंग पीरियड क्लोज होगा उसके 10 डेज के अंदर आपको पेमेंट कर देना है, और उसके 5 डेज के अंदर आपको एक पोस्ट ऑफर डॉक्यूमेंट पब्लिश कर देना है। द ब्यूटिफुल थिंग इज, जब आप इसको सबसे पहली बार देख रहे थे आपको ऐसा लग रहा था कुछ याद ही नहीं आ रहा है, 2-3 दिन हो गए। आपने उसको सिर्फ 1 मिनट दिया, अब आपको वो पूरा याद आ चुका है। अब आप शायद इसको बिना देखे भी आराम से बोल पाओगे। एंड दिस इज द पावर कि आप एक बार जब रिवीजन करते हो उसका बेनिफिट क्या होता है। सेल्फ स्टडी जब भी आप करोगे एग्जाम के पहले, अगर आपने उसको एक भी बार रिवाइज नहीं किया है तो आपको बहुत टाइम लगेगा उसको याद करने में। और अगर एक बार अच्छे से रिवाइज किया था कभी भी याद नहीं आएगा भले, लेकिन जैसे ही देखोगे फिर आप उसको 1 मिनट में याद कर पाओगे, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी के अंदर है। अरे देयर इज अ मसल मेमोरी ऑल्सो, यू नो। जो लोग जाते हैं, अगर एक जिम वाले व्यक्ति जो पहले जिम जाता था अच्छे से 1 साल नहीं भी गया है, वो 15 दिन में बॉडी वापस बना सकता है, बिकॉज मसल मेमोरी होती है। मसल को फटाफट समझता है, अरे हाँ ऐसे 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 सेट होना है। तो जब मसल में मेमोरी हो सकती है गूगल करना, तो आपके यहां तो होगी ना थोड़ी। भेजा है ये तो, ऐसा थोड़ी ना होगा कि नहीं नहीं सर एक बार भूल गए तो भूल गए, अब कुछ याद नहीं आता वापस। तो एक बार अच्छे से याद करो, बाद में बेनिफिट देगा। अब इसको बोलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम अपॉइंट करेंगे मर्चेंट बैंकर को, कर दिया। फिर जैसे ही हमारे ऊपर ट्रिगर हुआ रिक्वायरमेंट, हम दे देंगे एक पब्लिक अनाउंसमेंट। उसके 5 दिन के अंदर डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट। उसके 2 दिन पहले एस्क्रो अकाउंट। डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट से 5 दिन के अंदर ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर टू सेबी। सेबी ने जैसे ही उसका ऑब्जर्वेशन दे दिया, उसके 7 डेज के अंदर लेटर ऑफ ऑफर पब्लिक को देना है, और उसी के 12 डेज के अंदर टेंडरिंग पीरियड स्टार्ट हो जाना चाहिए। टेंडरिंग पीरियड स्टार्ट होने के 1 दिन पहले वी कैन डू द अपवर्ड रिविजन ऑफ ऑफर प्राइस, अगर अपन को करना है तो। और 2 दिन पहले या उसके पहले आप कह सकते हो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का जो रिपोर्ट है कि पब्लिक ने लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये ऑफर के अंदर पार्टिसिपेशन, वो पब्लिश हो जाना चाहिए। टेंडरिंग पीरियड होगा पीरियड ऑफ 10 डेज। टेंडरिंग पीरियड क्लोज होगा उसके 5 डेज के अंदर यू हैव टू गिव अ पोस्ट इशू एडवर्टाइजमेंट, एंड टेंडरिंग पीरियड क्लोज होने के 10 डेज के अंदर यू हैव टू मेक द पेमेंट। क्या इजी टॉपिक है। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? एंड इसी के साथ में वी कैन से दैट द एंटायर टेक ओवर कोड इज ऑल्सो डन हियर। फोकस वेरी केयरफुली। चलो, द ब्यूटी इज, अगर आप बच्चे आज रिविजन करते हो घर जाके, और आप टेक ओवर कोड को, हमने टेक ओवर कोड और इनसाइडर ट्रेडिंग दोनों आज रिवाइज किया है, आप इंडेक्स से अगर पूरा बोल पाते हो तो मजा है। और जो टॉपिक आप इंडेक्स से नहीं बोल पाते हो फिर उसको जाके घुस के देखो। फिर रिवीजन के टाइम पे पूरा तो रीड करना ही है, बट द फर्स्ट स्टेप इज टू बी कि मुझे कितने एंड में जब मैं लास्ट रिवीजन करूंगा मुझे ओवरव्यू से पूरा याद आ जाना चाहिए। अगर उतना लेवल का आपका प्रिपरेशन है फिर कोई ताकत नहीं है जो एग्जाम में हमें रोक पाएगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो पेपर सेटर है वो बैठा है कि भाई इसको कहाँ से उड़ाना है, हमको ऐसा क्वेश्चन पूछना है। वो 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे देगा जो आप कौन सा ये पेपर, कौन सा मेरा पेपर है किसका पेपर है, ये फील दे देगा आपको शायद, पर वो 15-20 मार्क्स में दे पाएगा। जो आपके कंट्रोल में है ये तो आपको पूरा तूफान करके जाना। ये नहीं होना चाहिए कि आपके प्रॉपर सिलेबस करिकुलम का क्वेश्चन है और आप आंसर नहीं कर पाओ। एग्जाम में क्वेश्चन आया वॉलंटरी ओपन ऑफर की कंडीशंस बताओ और आप नहीं लिख पाओ तो ये पूरी आपकी गलती है। ये तो आपको पढ़ के ही जाना ताकि आप ऑर्गेनाइज तरीके से लिख पाओ। तो एंश्योर दैट यू रिवाइज वेरी नाइसली एंड वी आर गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर।